हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। वैसे तो फाइनेंशियल प्लानिंग में टोटल 7 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें कवर करने चाहिए, बट आज के इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे उन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर माने जाते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों इसको ठीक से प्लान और एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये आज की वीडियो में हम समझेंगे। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, नोटिफिकेशंस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। आप अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या जिसका हमें ध्यान रखना है। पहली चीज जिसका हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास एक मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिक्लेम। दूसरी चीज जिसका हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास एक लाइफ इंश्योरेंस हो, हमारे लाइफ कवर्ड हो। तीसरी चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये कि हमारे पास एक कंटिजेंसी फंड हो। आइए बारी बारी से समझते हैं कि ये तीनों चीजें हैं क्या और इसको प्लान कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। मेडिकल इंश्योरेंस होता क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन की एक्सपेंस को कवर करता है। इसमें आपको 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर आप ओपीडी में जाके डॉक्टर को विजिट करते हैं और कंसल्टेशन करते हैं तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके कवर नहीं होते हैं। बट अगर आप देखें तो ज्यादा से ज्यादातर जो हमारे मोटे पैसे खर्च होते हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन में होते हैं। और 2 तरीके से ये हो सकते हैं, या तो आप पहले एक्सपेंसेस करें और इसकी रिम्बर्समेंट लें, या तो ये कैशलेस के फॉर्म में भी हो सकता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे की पूरी अमाउंट आपके डिस्चार्ज के टाइम पे हॉस्पिटल को पे कर देती है और आपको बहुत नॉमिनल अमाउंट या ना के बराबर अमाउंट पे करना होता है और आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। दूसरा सवाल इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट या मेडिक्लेम की पॉलिसी आपको किसके लिए लेनी चाहिए। क्या परिवार के सभी सदस्यों के लिए ये जरूरी है या किसी 1 या 2 लोगों को के लिए अगर आप ये पॉलिसी ले लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी गुड इनफ। उसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। जो लोग बीमार पड़ सकते हैं पोटेंशियली, उन सब के लिए हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट होनी चाहिए। इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि हॉस्पिटलाइजेशन की बेनिफिट सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। आपको एक ऐसी मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी चाहिए जो परिवार के सारे लोगों को कवर करती है। इस तरह की एक पॉलिसी जो परिवार के सारे लोगों को कवर करती है उसको फैमिली फ्लोटर के नाम से बुलाते हैं। जितनी भी मेडिक्लेम कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज मेडिक्लेम की पॉलिसीज देती हैं आपको, उन सभी के पास फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज अवेलेबल होती हैं और आप किसी भी कंपनी से इस तरह की इंश्योरेंस को ले सकते हैं। ये एक ऑल इंक्लूसिव पॉलिसी होती है जिसमें परिवार के सभी सदस्य कवर्ड होते हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम मेडिक्लेम कितने अमाउंट का लें, कितना अमाउंट हमारे लिए सफिशिएंट होगा। देखिए, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये इस चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में लोग कितने हैं। ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में लोग हैं, उनकी एज कितनी है और उनकी ओवरऑल वेलबीइंग कैसी है। क्या वो हेल्दी हैं, क्या वो उनकी टेंडेंसी होती है बीमार होने की ज्यादा। इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। प्लस इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से सिटी में रहते हैं। जहां पे आप रहते हैं आप हॉस्पिटलाइजेशन मोस्ट लाइकली वहीं पे करेंगे और उस केस में आपको पता होना चाहिए कि वहां के जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं या वो हॉस्पिटल्स जिसमें आप जाना चाहते हैं, उन हॉस्पिटल्स में यूजुअली एक्सपेंसेस क्या होता है और उसी के हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी फैमिली के लिए कितने अमाउंट का मेडिक्लेम सफिशिएंट होगा। एक चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आप ये पॉलिसी लेट्स से 5 लाख की लेते हैं तो ये 5 लाख का जो पूरा अमाउंट है ये सभी लोगों के बीच में एक कॉमन पूल के जैसा काम करेगा। फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के लिए 5-5 लाख की किटी अवेलेबल नहीं है। एक कॉमन पूल है जिसको सभी लोग शेयर करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है लाइफ इंश्योरेंस की। आपकी फैमिली का वो मेंबर जिसके ऊपर बाकी फैमिली के मेंबर्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, आइडियली आपके उस मेंबर के लिए लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज होनी चाहिए। आप ऐसे जरा भी ना समझें कि लाइफ इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट है। लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली एक इंश्योरेंस है और ये आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को आपके ना रहने के केस में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इससे ज्यादा आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए एक लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट से। मार्केट में बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मैं एक दूसरी अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा
और ये भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए कौन सी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेस्ट है और क्यों आपको कोई एक स्पेसिफिक पॉलिसी ही टारगेट करनी चाहिए खुद के लिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग और बाकियों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, बट वो बाद का विषय है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास में कई बार ऐसा होता है कि जो एक सिंगल अर्निंग मेंबर होता है किसी एक फैमिली का, अनफॉर्चुनेटली अगर उसको कुछ हो जाता है और वो अर्निंग बंद हो जाती है फैमिली की, तो फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल हार्डशिप का पीरियड शुरू हो जाता है और वो फैमिली काफी स्ट्रगल करती है फाइनेंशियली। और इस सिचुएशन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपकी फैमिली का वो मेंबर जिसके ऊपर बाकी सारे लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, उस मेंबर की लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए उस मेंबर के लिए जो हमारा मेन अर्निंग मेंबर है फैमिली का। इसके लिए एक थंब रूल ये है कि आपकी एब्सेंस में वो फैमिली अगर चाहे और इस अमाउंट को वो बैंक में भी रखे और उसका इंटरेस्ट भी अर्न करे, तो उस इंटरेस्ट इनकम से इस फैमिली का पूरा एक्सपेंस कवर हो जाना चाहिए। अब ये अमाउंट क्या है, ये रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको खुद निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे? लेट्स से आपकी फैमिली की जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं हर महीने की 50,000 रुपीज है, तो इस फैमिली को 6 लाख रुपए चाहिए होंगे पूरे साल के खर्च के लिए। आपकी इंश्योरेंस की कवरेज इतनी होनी चाहिए कि उसके इंटरेस्ट से 6 लाख रुपए साल का इनकम ये फैमिली जनरेट कर सके। अब आते हैं कंटिंजेंसी या इमरजेंसी फंड पे। ये क्यों जरूरी है? फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक से कैश की जरूरत पड़ जाती है। अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हमें उनको लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल में। अचानक से किसी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में आपको इमीडिएटली काफी ह्यूज अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है, अदरवाइज हॉस्पिटल में लोग एडमिशन नहीं लेते। और इस तरह की बड़ी सारी चीजें हो सकती है जहां पे आपको इमीडिएटली पैसे की जरूरत पड़े, बट प्रॉब्लम ये है कि हम इतने पैसे अपने पास में रखते नहीं है। या तो मेजॉरिटी ऑफ द पैसे जो हमारे होते हैं वो हम कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं, जो लॉक्ड होते हैं पैसे, हमारे पास वो पैसे होते हैं बट वो पैसे लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, हमारे पास उस पैसे की एक्सेस नहीं होती। और ऐसी सिचुएशन में हम बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाते हैं। एक ही तरीका दिखता है, उस केस में हम किसी से पैसे उधार लेते हैं और उनको फिर वो वापस करते हैं। बट आप सोचो, अगर रात में आपको ये पैसे की जरूरत पड़ जाए और कोई ना हो पास में, तो आप क्या करेंगे? इन्हीं सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको एक इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए और वो इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 6 महीने की एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। अगर आपकी मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपए की है तो आपको कम से कम 1.5 से 3 लाख रुपए की एक इमरजेंसी फंड बनानी चाहिए जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए। लिक्विड फॉर्म कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको उस पैसे की जरूरत हो आप उसको इस्तेमाल कर सकें, वो पैसे इस फॉर्म में होने चाहिए। सिंपली पुट, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप उसमें से वो पैसे जो कैश के फॉर्म में घर में रखना अलाउड है, आप घर में रख सकते हैं। वो अमाउंट बहुत ही छोटा अमाउंट हो सकता है, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहते तो। और बाकी का जो पैसा है वो आप किसी बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो बैंक अकाउंट में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और वहां पे आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसा जरा भी ना सोचें, क्योंकि ये कंटिजेंसी फंड आपकी इमीडिएट मनी नीड को पूरा करने के लिए इमरजेंसी के वक्त में काम आने वाले पैसे हैं। ये पैसे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमने आज बात करी फाइनेंशियल प्लानिंग की, उन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज जो आती है इसमें वो ये है कि हमें एक अच्छी सी मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी चाहिए और उसकी काफी एक डिसेंट सी कवरेज होनी चाहिए और ये पॉलिसी पूरे फैमिली को कवर करे, ये भी जरूरी है इसमें। दूसरी चीज जो हमने बात करी वो ये है कि आपकी फैमिली का जो अर्निंग मेंबर है, जिसपे बाकी सारे लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, उसकी एक लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज जरूरी है। और ये इंश्योरेंस की कवरेज इतनी होनी चाहिए कि अगर ये पैसे आप बैंक में रखें तो उसके इंटरेस्ट से आपकी फैमिली सरवाइव कर सके, उनको कभी पैसे की कोई दिक्कत ना हो। तीसरी चीज जो हमने बात करी वो है कंटिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड की। आपको कम से कम 3 से 6 महीने के मंथली एक्सपेंसेस के बराबर का अमाउंट लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए और ये पैसे आप थोड़ा कैश के फॉर्म में रख सकते हैं और बाकी आप बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ बात करते हुए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।